सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपको प्लस आर इफ़ेक्ट के बारे में बताया था। अब ज़रा माइनस आर इफ़ेक्ट के बारे में भी देखिए। एक और एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। इसमें की एटम कार्बन है और कार्बन पर लोन पेयर नहीं है, पाई बॉन्ड है। तो ये जो की एटम पर पाई बॉन्ड है, ये जो देख रहे हो पाई बॉन्ड यहाँ पर, इट इज इन कंजुगेशन विथ द बेंजीन रिंग एंड हेंस इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो अब इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो ये पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग है। कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन का ज़्यादा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने में जब दो डिफरेंट एटम के बीच में पाई बॉन्ड रहेगा, तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। मतलब ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उठकर ऑक्सीजन पर चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो जब यहाँ चला जाएगा तो इस कार्बन का बॉन्ड कम हो जाएगा 3, तो रिंग का ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाके बॉन्ड बना लेगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा। यहाँ पर ये देखिए कार्बन है, यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला गया। और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि रिंग का पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया है। जहाँ पर से इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ प्लस चार्ज, और जहाँ पर फाइनली गया है वहाँ पर माइनस चार्ज। ये देखिए ऑक्सीजन पर गया है तो माइनस, और यहाँ से गया तो फाइनली यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया। और बाकी दो बॉन्ड जो रिंग का है ज्यों का त्यों है, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए हैं। अब इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, इसमें ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, तो ये उठकर चला जाएगा बगल के बॉन्ड में। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये बन जाएगा। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड था ही, वो वैसे ही है। यहाँ सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर माइनस। अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और प्लस यहाँ पर चला आया।
ये डबल बॉन्ड पहले से है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं किए। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए ये पाई बॉन्ड उठकर यहाँ आ जाएगा, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका इस तरह का बनेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर था ही, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड था ही। अब एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, अब प्लस आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट में ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन वाला, ये उठकर यहाँ आ जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन उठकर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका इस तरह का होगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ये हो गए बेंजल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वैसे तो स्ट्रक्चर ये 3 और एक 4 हो गया, लेकिन ये पहला और लास्ट वाला एक ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें डबल बॉन्ड जहाँ पर है उसमें वहाँ सिंगल बॉन्ड है, और इसका सिंगल बॉन्ड जहाँ है वहाँ डबल बॉन्ड। इसलिए आप इसे अलग अगर गिनते हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 ही बोलेंगे, और अगर इन दोनों को तुम सेम समझते हो तो 4 ही बोलेंगे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया बेंजल्डिहाइड का। अब इसमें बेंजल्डिहाइड में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी ये H है, छूट गया है लिखना, H ये है पहले से। तो इसमें देखिए, इस एल्डिहाइडिक ग्रुप ने, CHO ग्रुप ने रिंग का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा है। देखो, रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा है, बेंजल्डिहाइड का CHO ग्रुप की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर CHO एक -R ग्रुप कहलाएगा। पीछे वाले एग्जाम्पल में NH2 ने रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया था, इसलिए वो +R देने वाला प्लस, और CHO क्या कर रहा है, रिंग से ही इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहा है, अपनी ओर खींच ले रहा है, इसलिए CHO -R ग्रुप कहलाएगा, और इसे हम -R इफेक्ट कहेंगे। It is a -R और -M इफेक्ट। जब जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम या पाई बॉन्ड से खींचेगा तो हम उसे -R कहेंगे, और जब जब कंजुगेटेड सिस्टम को या पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो +R कहलाएगा। तो वो NH2 वाला केस में वो +R था, क्योंकि बेंजीन रिंग जो कि एक कंजुगेटेड सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा था NH2 अपना लोन पेयर, और यहाँ पर इस बेंजीन रिंग
उससे इलेक्ट्रॉन CHO अपनी ओर खींच ले रहा है, इसलिए हम इसे -R या -M इफेक्ट कहेंगे। और ये जो CHO फंक्शनल ग्रुप है एक -R ग्रुप कहलाएगा, जबकि NH2 एक +R ग्रुप। एंड CHO is a -R group। तो आप याद रखना, जब जब की एटम पर पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज रहे तो वो सभी ग्रुप -R ग्रुप होंगे। और जबकि +R का पहचान क्या बताए थे कि जब जब की एटम पर लोन पेयर या माइनस चार्ज रहे तो वो सब +R इफेक्ट दिखाएगा, +R ग्रुप हैं। और -R ग्रुप का पहचान कि जब जब की एटम पर पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो सारे ग्रुप -R ग्रुप कहलाएंगे। याद रखना, इफ की एटम has pi bond or positive charge, group is -R या -M जो भी कह लो। एग्जाम्पल NO2 में नाइट्रोजन पर पाई बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो CN, COCl, ये सब कुछ ऐसे ग्रुप हैं CO जिसमें की एटम पर पाई बॉन्ड हैं, इसलिए ये सब के सब -R ग्रुप कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन खींचता है रेजोनेंस से, -R ग्रुप कहलाएंगे। जिस तरह से कि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे हैं, उसी तरह से इनमें से कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग में लगा रहे तो एग्जैक्टली ऐसे ही उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखाएगा। ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर ग्रुप इनमें से जो भी है उसको आप लिख सकते हो। तो आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद से लिखने की कोशिश करना है। यहाँ पर लगा हुआ है NO2 ग्रुप, ये देखिए NO2, ये NO2 ग्रुप है। इसका आप शुरुआत ऐसे करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो रिंग का पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, और फिर उसी तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद से लिखकर देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो -R ग्रुप का पहचान क्या हुआ कि एटम पर अगर पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज रहे
तो ये सब -R ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है ये। दूसरी बात, जितने भी +R ग्रुप हैं ये सब CHO, NO2, CN, COCl, CO, ये सब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। और ऐसे सिचुएशन में ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को घटा देता है, इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। और ये सारे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। द +R ग्रुप्स are meta directing and deactivating ग्रुप्स। जितने भी +R ग्रुप हैं वो सब के सब, सॉरी -R, जितने भी -R ग्रुप हैं वो सब के सब मेटा डायरेक्टिंग हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। जबकि हमने लिखाया था कि जितने भी +R वाले हैं वो सब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। वो क्या करता था? बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाता था, इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेट करना माने बढ़ा देना। और ये सारे ग्रुप बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी को कम करता है, इसलिए हम इसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। They decreases the reactivity of aromatic compounds towards ESR। लिखाए थे पिछले क्लास में। ESR का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वहाँ पर ये बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी को कम कर देता है। सो दे आर कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। जितने भी -R ग्रुप हैं वो सब के सब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो +R ग्रुप क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ाता था और जिस वजह से रिंग में माइनस चार्ज आता था, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से माइनस आ जाता है। लेकिन कहाँ पर आया था? ऑर्थो एंड पारा में, मेटा पर नहीं। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गया है, जिसका पहचान है कि रिंग में प्लस आया है। लेकिन कहाँ आया? ऑर्थो और पारा पर, मेटा पर नहीं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ाता है? ऑर्थो एंड पारा पर। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन कहाँ से घटाता है? ऑर्थो एंड पारा पर। संक्षेप में यही है कि +R हो या -R, रेजोनेंस का इफेक्ट ऑर्थो एंड पारा पर ही पड़ता है। मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता। बढ़ेगा भी ऑर्थो पारा पर
घटेगा भी तो ऑर्थोपारा से। मेटापोजिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एरोमेटिसिटी, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाएगा और एरोमेटिसिटी का कारण को रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया जाता है। एक एप्लीकेशन तो ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन कि बहुत सारे स्पेसीज का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, जो आगे आप देखेंगे, आगे आएगा। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी रेजोनेंस से मिलता है। आपको कहेगा नीचे में से कौन ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप है या फिर कौन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इस तरह के सवाल भी आपको पूछे जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं। Which of the following is an activating group? इनमें से कौन एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है? NO2, NHCH3, CCl3, COOH। तो देखो, इस केस में याद रखना नाइट्रोजन पर लोन पेयर बसता है, और अगर की एटम, नाइट्रोजन की एटम होगा, अगर की एटम पर लोन पेयर या माइनस चार्ज हुआ तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो सही आंसर है बी। बाकी NO2 में स्ट्रक्चर देखेंगे तो NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है। ये NO2 में एक डबल बॉन्ड है जो कि पाई बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है ऐसे। तो यहाँ की एटम पर कोई लोन पेयर नहीं बचा, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, पाई बॉन्ड है, तो ये डीएक्टिवेटिंग। हमको एक्टिवेटिंग ग्रुप खोजना है। यहाँ पर भी कोई पाई लोन पेयर कार्बन पर नहीं है, ना कि माइनस चार्ज, इसलिए ये भी एक्टिवेटिंग नहीं है। यहाँ पर भी कार्बन पर पाई बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, वो डीएक्टिवेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका लिखेंगे NH का, CH3 का, ये स्ट्रक्चर ऐसे, ये N हो गया, इसमें एक H है और एक CH3 है। तो 3 बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन ने, तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और लोन पेयर बचे तो वो एक्टिवेटिंग होगा। वैसे अगर आपको यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, फंक्शनल ग्रुप याद ना हो तो याद रखिएगा कि की एटम अगर नाइट्रोजन रहे
या ऑक्सीजन रहे या हैलोजन रहे, ऑक्सीजन रहे, तो ये सब के सब एक्टिवेटिंग हो जाएगा, एक्टिवेटिंग। इसमें सिंगल एक्सेप्शन है NO2, जो की एटम NO2 है फिर भी ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं, एक सिंगल एक्सेप्शन। इसके अलावे जो अल्काइल ग्रुप हैं, अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल, ये भी एक्टिवेटिंग और ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन इसके एक्टिवेटिंग नेचर का कारण रेजोनेंस नहीं, हाइपर कंजुगेशन होते हैं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप की पहचान या +R ग्रुप का पहचान कि एटम N रहे चाहे O रहे, वो सब +R और एक्टिवेटिंग होगा। एकमात्र एक्सेप्शन है NO2 ग्रुप, और जितने अल्काइल ग्रुप हैं वो भी एक्टिवेटिंग हैं और +R हैं, एक्टिवेटिंग है, लेकिन इसके एक्टिवेटिंग का रीजन रेजोनेंस नहीं, हाइपर कंजुगेशन। एक और है कि हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी +R है और ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग, लेकिन वो एक्सेप्शन है कि वो एक्टिवेटिंग नहीं, डीएक्टिवेटिंग में आता है हैलोजन। तो आप फंक्शनल ग्रुप याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से याद रख सकते हैं। Among the following which one is most activating group? इनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है? OH, NH, CH3, OCH3, NH2, ये सभी एक्टिवेटिंग है। देखो की एटम O, की एटम N, की एटम O, की एटम N, तो की एटम O और N में से रहेगा तो एक्टिवेटिंग ही होते हैं, इसलिए सभी एक्टिवेटिंग है। लेकिन उसका सवाल है सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग कौन है? तो याद रखिएगा जो N वाला है ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये एक्टिवेटिंग ऑर्डर अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। जो N की एटम वाला सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग होते हैं। उसके बाद O वाला ग्रुप, ये सब जो हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। सबसे ज़्यादा ये है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, लेकिन ये सभी स्ट्रॉन्ग। और जो अल्काइल ग्रुप होते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये वीक एक्टिवेटिंग होते हैं, वीक एक्टिवेटिंग।
ये हो गया स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग और ये वीक। और बाकी ग्रुप जितने बचे जिसमें की एटम N या O रहे, बाकी जितना बचा इन दोनों के बीच में, वो सब मॉडरेट एक्टिवेटिंग में आएंगे। मॉडरेट मतलब ना बहुत ज़्यादा ना कम। इतने हो गए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में भी ये ऑर्डर है। और अल्काइल हो गया वीक एक्टिवेटिंग। और इस दोनों कैटेगरी को छोड़कर जितने फंक्शनल ग्रुप बनेंगे जिसमें की एटम या तो N या O है, इस दोनों को छोड़कर जितने बाकी मिलेंगे वो सब को हम मॉडरेट एक्टिवेटिंग कहेंगे। मतलब इससे कम पावर है लेकिन अल्काइल से ज़्यादा। तो ये याद रखिएगा, तो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन बनाने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगा। खाली एक्टिवेटिंग का पहचान ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बच्चों को इसका भी पहचान होना चाहिए कि कौन ज़्यादा एक्टिवेटिंग में आते हैं, कौन कम। उसका ऑर्डर भी अगर आप याद रखते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। Which of the following is a meta directing group? इनमें से कौन एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? तो याद रखना, की एटम N है और की एटम N वाला प्लस R होते हैं और प्लस R ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये हेलोजन भी प्लस R है और वो प्लस R है इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अभी बताया हमने अल्काइल ग्रुप भी एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये की एटम C है और यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो C जो की एटम है इस पर पाई बॉन्ड है, और जब की एटम पर पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज हो तो वो -R होंगे, और -R वाले एक्टिवेटिंग नहीं डीएक्टिवेटिंग होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो सही आंसर C है। Among the following the most reactive towards
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड में ये देखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप भी एक्टिवेटिंग है, और एक्टिवेटिंग वाले क्या करते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं। और इसमें जो हैलोजन लगा हुआ है, हमने लिखाया था हैलोजन एक वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वीक ही सही, डीएक्टिवेट माने ये रिएक्टिविटी कम करता है। तो हमको ज़्यादा रिएक्टिव खोजना है, तो वो कौन होगा जिसमें एक्टिवेटिंग ग्रुप है? तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ए में भी है और डी में भी है, लेकिन अब CH3 और OH में ज़्यादा एक्टिवेटिंग कौन है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि OH स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है और अल्काइल ग्रुप वीक एक्टिवेटिंग, माने दोनों बढ़ाएगा लेकिन स्ट्रॉन्ग वाला ज़्यादा बढ़ाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ए है। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम हो जाएगा डी वाला, उससे कम सी, और सबसे कम हो जाएगा बी वाला। ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है इसलिए सबसे ज़्यादा, कमज़ोर एक्टिवेटिंग है तो उससे कम, इसमें कोई एक्टिवेटिंग नहीं है तो ये इसके बाद आएगा, और इसमें डीएक्टिवेटिंग है तो ये सबसे नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन से पता चला कि एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का पहचान अगर आपको आता है तो आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्टिविटी ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी बना सकते हैं, और बराबर इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं। The group OCH3 has character A minus R plus I, B plus R minus I, C plus R plus I, D माइनस R माइनस I। इस फंक्शनल ग्रुप में कौन सा कैरेक्टर है इनमें से? तो R हो गया रेजोनेंस और I हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस में हमने आपको सिखाया कि अगर की एटम पर लोन पेयर या माइनस चार्ज रहेगा
तो वो सब प्लस आर होंगे। यहाँ की एटम पर लोन पेयर है इसलिए प्लस आर। प्लस आर माइनस आर का क्या पहचान सिखाया कि एटम पर लोन पेयर या माइनस चार्ज रहेगा तो प्लस आर, और पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो माइनस आर। तो यहाँ पर इस ग्रुप में लोन पेयर है तो ये प्लस आर। अब इंडक्टिव इफेक्ट का पहचान क्या सिखाए थे, वहाँ पर बताए थे कि जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं वो प्लस आई हैं और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो माइनस आई। तो ये चूंकि फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसमें माइनस आई होगा, इसलिए सही आंसर है प्लस आर एंड माइनस आई। जैसे ये देखो CHO में की एटम पर पाई बॉन्ड है इसलिए ये पाई बॉन्ड वाले माइनस आर होंगे, और फंक्शनल ग्रुप है तो ये माइनस आई तो होगा ही। ठीक है, तो ये कुछ पहचान आप इस तरह से करेंगे। ये हमने कुछ सैंपल दिखाए हैं लेकिन ये बहुत कम है। आप किसी भी किताब से बनाओगे या बैकयर्स के क्वेश्चन बनाओगे तो रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पर इस तरह के क्वेश्चन और इसके अलावे भी ना जाने एक से एक वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो द रेजोनेंस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हम रेजोनेंस के ये कुछ क्वेश्चन नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एप्लीकेशन आगे देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इससे आगे बात होगी।